हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिंकू AGR एजुकेशन पर। तो आशा करते हैं बच्चों आप सही होंगे, घर पर बढ़िया पढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं बायो का लेक्चर नंबर 2। तो हम लोगों ने कल देख लिया था जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, पौधों में पोषण और रंध्रों का खुलना तथा बंद होना पढ़ लिया था। आज ये भी देखेंगे कि इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, आज ये भी देख लेंगे। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ लेंगे जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण के अंदर हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे अमीबा में पाचन, एक मानव में पाचन। तो आज हम देख लेंगे अमीबा में पाचन। तो चलो बच्चों फिर बिना देरी किए हम पढ़ते हैं अमीबा में पाचन। तो देखते हैं बच्चों अमीबा में पाचन। तो अमीबा में पाचन सबसे पहले यही पता होना चाहिए अमीबा क्या है। तो अमीबा एक कोश की जीव। अमीबा कैसा है? अमीबा एक कोश की जीव है। एक कोशिका का मतलब होता है जो एक कोशिका का बना हो, उसे एक कोश की जीव कहते हैं। ठीक है बच्चों। जो बहुकोशिका बना हो मतलब बहुत सारी कोशिकाओं को बहुकोशिकी कहते हैं। बहुकोशिकी होता है मानव और भी होते हैं। तो बहुकोशिकी हो गया, बहुकोशिकी का मतलब हो गया बहुत सारी कोशिकाओं का बना, और एक कोशिका का हो गया मतलब एक कोशिका का बना। ठीक है बच्चों। अमीबा में पता होना चाहिए पोषण कैसा पाया जाता है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि अमीबा एक प्राणी सम पोषण पाया जाता है। अमीबा में कैसा पोषण पाया जाता है? अमीबा में प्राणी सम, इसी को पूर्ण जांतुक भी कहते हैं। अमीबा में प्राणी सम पोषण पाया जाता है। कैसा पोषण पाया जाता है? प्राणी सम। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसे नहीं देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब पढ़ेंगे पाचन क्या होता है। पाचन जटिल व अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब मान लो ये कोई जटिल पदार्थ है। क्या है बच्चों? जटिल पदार्थ है। क्या है? जटिल पदार्थ। अब इसको ये पानी अघुलनशील का मतलब हो गया जो पानी में ना घुले, तो ये अघुलनशील पदार्थ है। कैसा है? अघुलनशील, जो पानी में नहीं घुलता। तो इसको क्या कर दिया हमने? घुलनशील पदार्थों में बदल दिया। कुछ क्रिया होगी तभी तो बदल पाएंगे। तो इसको हम किस में बदल दिया? घुलनशील पदार्थों में बदल दिया। घुलनशील मतलब सरल सूक्ष्म कणों में बदल दिया, इसे घुलनशील कहें। घुलनशील मतलब जो पानी में घुल जाए उन्हें घुलनशील कहते हैं, जो पानी में ना घुले उन्हें अघुलनशील कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो पाचन की परिभाषा क्या होगी? जटिल व अघुलनशील। जटिल मतलब मजबूत, जटिल का मतलब मजबूत। जटिल व अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। याद हो गए बच्चों? जटिल व अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। एक बार और देख लो, ये जैसे अघुलनशील पदार्थ है। अघुलनशील मतलब जो पानी में ना घुले, अघुलनशील पदार्थ है। अब इसको क्या हुआ? कुछ क्रियाओं द्वारा हमने किस में बदल दिया? घुलनशील पदार्थ में बदल दिया। घुलनशील पदार्थ मतलब जो पानी में घुल सके उन्हें घुलनशील पदार्थ कहते। तो ये सूक्ष्म कणों में बदल दिया। कितने? सूक्ष्म कणों में। तो ये क्या हो गए? घुलनशील पदार्थ हो गए। ठीक है बच्चों। तो जटिल हमने लिख रखा है कि जटिल अघुलनशील पदार्थ, जो पानी में नहीं घुलता उन्हें जटिल अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ क्रिया होती होगी तब ये बदलता होगा। तो देखते हैं कौन सी क्रिया होती हैं। तो पहले देख लेते हैं पाचन तंत्र क्या होता है। ठीक है बच्चों। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? क्या? पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र क्या होता है आज ये देखते हैं। तो देखो बच्चों, पाचन तंत्र जो पाचन की क्रिया का कार्य करते हैं उन्हें ही पाचन तंत्र कहते हैं। देख लो परिभाषा। पाचन में भाग लेने वाले अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। मान लो कुछ क्रियाएं हैं उसी के द्वारा ये कार्य होता है। तो जो क्रियाएं हुई जिन अंगों के द्वारा ये क्रिया हुई उन्हें ही पाचन तंत्र कहते हैं। तो क्या हो गया? पाचन में भाग लेने वाले अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। जो पाचन में भाग लेंगे अंग उन्हीं को हम पाचन तंत्र कहेंगे। ठीक है बच्चों। पाचन में कार्य लेने की 5 विधियाँ। कितनी विधियाँ हैं? 5 विधियाँ हैं। ठीक है बच्चों। एक तो सर्वप्रथम पहली है अंतर्ग्रहण, दूसरा नंबर पर आती है पाचन, थर्ड नंबर पर आती है अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिक्षेपण। तो हम एक एक करके इनको देखेंगे क्रमबद्ध तरीके से। पहले पढ़ेंगे अंतर्ग्रहण, दूसरी पढ़ेंगे पाचन, फिर अवशोषण और स्वांगीकरण, फिर बहिक्षेपण। इसी क्रम पर ये क्रियाएं होती हैं बच्चों। पहले ये वाली फिर ये वाली, इसी तरह से ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो इसका क्रम भी यही होगा। आगे पीछे कर देंगे तो ये गलत होगा, इसलिए हमने डैश का निशान बना रखा है कि कोई गलत ना करे। ठीक है बच्चों। तो अब देखने वाले हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है? ठीक है बच्चों। अंतर्ग्रहण देखने वाले अंतर्ग्रहण क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखते हैं अंतर्ग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है खाना को कैसे ग्रहण करता है, यही मतलब होता है। तो देखो, अमीबा अपना भोजन
कूटपाद के जरिए ग्रहण करते हैं। अमीबा अपना भोजन कूटपाद के जरिए ग्रहण करता है। अब ये कूटपाद क्या होता है, अभी तुम्हारे डाउट क्लियर कर देंगे कूटपाद क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के जरिए ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतःग्रहण कहते हैं। जो भोजन ग्रहण करने की क्रिया होती है कूटपाद के द्वारा, उसे ही अंतःग्रहण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, और जैसे ही भोजन कोशिका द्रव, अब ये भी बता देंगे कोशिका द्रव क्या है, कोशिका द्रव में पहुंचता है तो वैसे ही भोजन को चारों ओर से खाद्य रिक्तिका भी अभी क्लियर कर देंगे। देख लो अभी खाद्य रिक्तिका क्या होती है। मान लो ये भोज्य पदार्थ है। क्या है भोज्य पदार्थ जिसको खाने वाली होगी। अब मान लो ये अमीबा के अंदर पहुंच गई। जैसे ये अमीबा के अंदर पहुंचेगी तो इसको कौन घेर लेगा, खाद्य रिक्तिका। जो खाद्य पदार्थ को चारों ओर से घेरे होती है उसे ही खाद्य रिक्तिका कहते हैं। क्या होती है परिभाषा, जो खाद्य पदार्थ को चारों ओर से घेरी होती है उसे क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका कहते हैं। जो खाद्य पदार्थ को चारों ओर से घेरी होती है, ये देखो ये चारों से घेरे है ना खाद्य रिक्तिका, इसे ही क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका। जो खाद्य पदार्थ को चारों ओर से घेरी होती है उसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं। अब ये देखते हैं कूटपाद क्या होते हैं, पहले देख लेते हैं कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब देखते हैं कूटपाद क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं कूटपाद क्या होता है, इसको हम चित्र के थ्रू समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो ये एक अमीबा का चित्र, पहले सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अमीबा का चित्र कैसा होता है। तो ये कैसा है अमीबा का, ये क्या है, ये बच्चों केंद्रक है। ये क्या है, केंद्रक। इसे क्या कहेंगे, केंद्रक है। केंद्रक इसी साइड होता है, नहीं आप इस तरह इस साइड भी लिख सकते हैं केंद्रक को। तो ये क्या होता है, केंद्रक। अब ये जो डॉट दिखाई देता है आपको, ये क्या है, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव मतलब जो कोशिका के अंदर भरा होता है ना, उसी कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखते हैं भाई कूटपाद क्या होता है। अभी कूटपाद बाकी है ना, तो देख लेते हैं बच्चों कूटपाद क्या होता है। तो देखो ये एक अमीबा है, ये क्या करता है, खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है, अर्थात भोजन को ग्रहण करता है। किसको, भोजन को, खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है। तो ये क्या है, भोजन। तो जब इसको ग्रहण करेगा तो जिसके द्वारा ये पकड़ेगा भोज्य पदार्थ को, उसी को क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। बच्चों क्लियर हुआ कि जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है उसी को क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, कूटपाद है। अब ये जो है ये डॉट दिखाई देता है, ये आपका कोशिका द्रव हो गया, और ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समझ में आया क्या होता है ये खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ भी देख लेते हैं। अमीबा जिसको खाता है उसी को खाद्य पदार्थ कहते हैं। और जो कूटपाद होते हैं जो भोजन को ग्रहण करने में मतलब पकड़ने कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। ये अपने आगे की ओर बढ़कर इसे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, पकड़ लेते हैं। जब इस भोजन को मान लिया, जब ये भोजन को अंदर ग्रहण कर लिया, ठीक है बच्चों, तो ये भोजन को ग्रहण कर लिया, मान लो ये ग्रहण कर लिया। जब भोजन ग्रहण हो गया तो हमने बताया कि खाद्य रिक्तिका उसे चारों से घेर लेती है। तो खाद्य रिक्तिका कौन होगी, खाद्य रिक्तिका ये डॉट। तो खाद्य रिक्तिका क्या होगी, जो भोज्य पदार्थ को चारों से घेरी होती है, जो भोज्य पदार्थ को चारों से घेरी होती है उसी को खाद्य रिक्तिका कहते हैं। और ये डॉट कोशिका द्रव, ये हो गया आपका केंद्रक। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, कोशिका द्रव। ठीक है बच्चों, ये कोशिका द्रव भाई, ये केंद्रक है, ये खाद्य रिक्तिका है, आपकी खाद्य रिक्तिका है, ये आपका खाद्य पदार्थ है, ये खाद्य रिक्तिका है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं पाचन की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ ली है। अब देखेंगे पाचन कैसा होता है, किसके द्वारा होता है, कौन करता है पाचन का कार्य। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखेंगे क्या पाचन। तो पाचन देखने वाले हैं हम लोग। पाचन विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से भोजन का पाचन होता है। अब लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि एंजाइम क्या होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से भोजन का पाचन होता है, किसके अंदर, अमीबा के अंदर। तो विभिन्न प्रकार की एंजाइमों की सहायता से भोजन का पाचन होता है। अब ये एंजाइम क्या है, एंजाइम एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या है, एक ऐसी क्रिया है जो क्रिया होती है वो भी उसको बढ़ा देता है। ये जैसे मान लो ये कोई जा रहा है तो इसको कोई धक्का दे देगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बच्चों, बढ़ेगी। ऐसी एक क्रिया है कि जो क्रिया होती होगी उसमें अगर एंजाइम की उपस्थिति है तो क्रिया को बढ़ा देगा। लेकिन आप लोगों को ये नहीं समझ आया होगा कि ये एंजाइम क्या है। इसमें तो एंजाइम के कार्य लिखे हैं, इसका आगे पता चल जाएगा आपको एंजाइम क्या होते हैं, अगले लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं अवशोषण क्या होता है। अवशोषण का मतलब होता है ग्रहण करने के बाद अंदर पच जाता है, इसके बाद अवशोषित कैसे करता है वो देखते हैं बच्चों। हैं तो देखने वाले हैं बच्चों अवशोषण क्या होता है।
अवशोषण, जब भोजन पच जाता है, जब भोजन पच जाता है तो खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका मतलब जो खाना के चारों ओर होती है, मतलब खाद्य पदार्थ को चारों से घेरे होती है, वो हट जाती है मतलब नष्ट हो जाती है। और पचा हुआ भोजन पूरी तरह से कोशिका द्रव्य में फैल जाता है। अब जब वो हट जाएगी तो कोशिका द्रव्य में भोजन फैल जाएगा। मान लो कि ये जैसे है, ठीक है बच्चों। तो इधर जब ये हटेगी तो भोज्य पदार्थ चारों ओर को निकल के जाएगा कि नहीं जाएगा, निकलेगा। तो अवशोषित का मतलब यही होता है कि जब भोजन पच जाता है तो खाद्य रिक्तिका अपने आप हट जाती है। इसको हटाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप हट जाती है। जब भोजन अवशोषित कर लेगी पूरा तो हट जाती है। और पचा हुआ भोजन पूरी कोशिका द्रव्य में फैल जाता है, पूरे कोशिका द्रव्य में फैल जाता है। इधर पूरे कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों, पूरे कोशिका द्रव्य में फैल जाता है। देख लेते हैं ये क्या है, एक अमीबा, ये इसका केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य क्या है, कोशिका द्रव्य, ये डॉट वाला कोशिका द्रव्य। अब ये खाद्य जब भोजन पच गया, खा हुआ भोजन पच गया, जब भोजन पच गया तो ये क्या है, खाद्य रिक्तिका अपने आप हट जाएगी, किसी की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप हट जाएगी। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ये क्या है, खाद्य रिक्तिका। तो ये हट जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हट जाएगी। ये आपका केंद्रक है। अब देखने वाले हैं अगला टाइप, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखते हैं अगला स्वांगीकरण, ठीक है बच्चों। तो अब देखेंगे क्या, स्वांगीकरण। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखते हैं क्या, स्वांगीकरण अमीबा वृद्धि करता है। इस स्वांगीकरण का मतलब होता है कि कोई वृद्धि करेगा और कई भागों में अलग हो जाएगा, जनन करेगा। आपको जनन की परिभाषा तीसरे चैप्टर में मिल जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो स्वांगीकरण देखते हैं। अमीबा वृद्धि करता है, वृद्धि मतलब बढ़ता है, बड़ा होता जाता है, अपने शरीर को आकार बढ़ाता है, ठीक है। तो अमीबा वृद्धि करता है। और द्विखंडन, ये द्विखंडन क्या होता है आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन हम अभी बता देंगे इसको, ठीक है। लेकिन है आपका तीसरे चैप्टर में, लेकिन अभी पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो द्विखंडन की विधि द्वारा अमीबा एक अमीबा से दो अमीबा में बदल जाता है, ठीक है बच्चों। एक अमीबा होगा वो जनन करेगा और दो भागों में अलग हो जाएगा। तो द्विखंडन क्या होता है, अमीबा का दो कोशिकाओं में अलग होना ही द्विखंडन कहलाता है। अमीबा का दो कोशिकाओं में अलग होना द्विखंडन कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको समझ में आएगा। और अब देखते जब ये जन्म लेंगी तो जो जन्म लेगी उसको भी कुछ कहेंगे ना, तो जो जन्म लेंगी उसका भी कुछ नाम होगा, और जो जन्म देगी उसका भी कुछ नाम होगा। तो देखते हैं बच्चों, जो जन्म देगी उसको क्या कहेंगे, उसे जनक कोशिका, जनक मतलब जन्मदाता, जो जन्म देगी उसे कहेंगे जनक कोशिका, और जो जन्म लेगी उसे संतति कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, संतति कोशिका कहेंगे। ये देख लो अमीबा, ये कैसा अमीबा है, एक स्वस्थ अमीबा है, वृद्धि करता हुआ। कैसा अमीबा है, वृद्धि हो चुकी है, इसमें बढ़ चुका है, बड़ा हो गया इसका आकार। तो एक अमीबा है, ये डॉट वाला इसका कोशिका द्रव्य है। तो ये क्या किया, जब वृद्धि किया, इसने क्या किया, वृद्धि किया। जब वृद्धि हो गई तो ये क्या हुए, सर्वप्रथम इसका क्या बटेगा, पहले बटेगा इसका केंद्रक ये पहले बटेगा केंद्रक, पहले इसका केंद्रक दो भागों में बटेगा, इसके बाद कोशिका द्रव्य होगा। तो पहले क्या हुआ, इसका केंद्रक अलग हो गया, फिर इसने अपना धीरे धीरे आकार बदलना भी प्रारंभ कर दिया। तो देखते हैं बच्चों, पहले इसका क्या बदलेगा, पहले इसका केंद्रक अलग होगा दो भागों में। जब केंद्रक अलग हो जाएगा तो इसको क्या, कोशिका द्रव्य अलग होना शुरू होगा। क्या अलग होना शुरू होगा बच्चों, कोशिका द्रव्य। पहले क्या होगा, पहले केंद्रक, फिर क्या होगा, फिर इसका होगा कोशिका द्रव्य। फिर अमीबा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो जो जन्म देगी उसे क्या कहेंगे, जनक कोशिका कहेंगे, और जो जन्म लेगी उसे क्या कहेंगे, संतति कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, संतति कोशिका। किस विधि द्वारा करेगी, द्विखंडन द्वारा। किस विधि द्वारा, द्विखंडन क्या होता है, अमीबा का दो भागों में, समान भागों में बदलना ही द्विखंडन कहलाता है। तो देखो ये बच्चे, ये एक कोशिका हो गई, एक ये कोशिका हो गई, ये इनका आकार समान नहीं है, इसमें बन नहीं पाया, आप लोगों ने आकार समान बनाया, ठीक है बच्चों। तो दो समान आकारों में बदल जाएगी, इसकी केंद्रक दो भागों में बटेगा। पहले कई भागों में बटेगा, दो भागों में बटेगा, फिर इससे दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। इसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो स्वांगीकरण क्या होता है,
अमीबा वृद्धि करता है और द्विखंडन द्वारा 2 भागों में अलग हो जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। कोई कठिन तो है नहीं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, बहिक्षेपण क्या होता है? बहिक्षेपण, बहि का मतलब होता है बाहर और क्षेपण का मतलब होता है निकालना। क्या होता है बच्चों? निकालना, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बहिक्षेपण क्या होता है। आपको बहिक्षेपण के पास ले जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो बहिक्षेपण आप देखने वाले हैं। बहि का मतलब होता है बाहर और क्षेपण का मतलब होता है निकालना। अब निकालेंगे किसको भाई? बाहर। तो बाहर उसको निकालेगी जो इसको कामदायक नहीं होगा, इसके फायदे लायक नहीं होगा, उसी तो बाहर निकालेगी। तो बहि का मतलब बाहर और क्षेपण का मतलब निकालना। तो अमीबा के अपने शरीर से बेकार पदार्थों को, किस बेकार पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं। अब ये बेकार पदार्थ क्या होते हैं? जो इसके स्वास्थ्य में फ़ायदा नहीं करते, उन्हें तो बेकार कहते होंगे ना। तो जो फ़ायदा नहीं करेगा उसे ही बेकार कहेंगे। जैसे मान लो ये अमीबा के अंदर कुछ बेकार पदार्थ है। बेकार मतलब इसके फायदे लायक नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं करेंगे, तो इनको बाहर निकालेगी। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? बहिक्षेपण कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो जो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है किसको? बेकार पदार्थों को, उसे बहिक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया? अमीबा के अपने शरीर से सभी बेकार पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। तो अमीबा अपने अंदर से सभी बेकार पदार्थ निकाल देती है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कैसे निकालती है? ये कहीं से फट कर निकालती है, कहीं से इसका कुछ भाग अलग हो जाएगा और वहीं से सभी बेकार पदार्थ निकाल देगी, ठीक है बच्चों। क्या करती है? कहीं से भी फटकर अपने बेकार पदार्थ निकाल देती है। तो देख लो बच्चों, इस डायग्राम ये केंद्रक है इसका, ये कोशिका द्रव्य है, इसमें कुछ क्या है? खाद्य पदार्थ हैं जो क्या है? बेकार हैं, वर्ज्य पदार्थ है, जो ऐसे पदार्थ जो पचते भी नहीं हैं और कोई फायदा भी नहीं करते, उन्हें बाहर निकाल देती है। तो देख लो बच्चों, ये बाहर निकालती है, इन्हें क्या कहेंगे? बेकार पदार्थ, अर्थात जो किसी काम लायक ना हो, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आएगा बेकार वर्ज्य पदार्थ। ये देख लेते हैं क्या? ऐसे पदार्थ जिसकी शरीर को ज़रूरत नहीं होती है, इसको शरीर की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। क्या बच्चों? इसको शरीर की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। अब हम कुछ ही देर में देखने वाले हैं बच्चों कि इस जितना हमने पढ़ा, कल पढ़ा और आज जो पढ़ा, तो इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, जितने क्वेश्चन कराएंगे और यदि आप इनको तैयार करते हैं तो आपके 2 नंबर ज़रूर पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल 99% पक्के हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा तो देख लो एक बार। बहिक्षेपण और अमीबा के अपने शरीर से सभी बेकार पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? बहिक्षेपण कहते हैं। अब देखने वाले हैं क्वेश्चन मतलब अभी तक जो कल पढ़ा था और जो आज पढ़ रहे हैं, इसमें कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं पेपर से, ठीक है बच्चों। तो आज क्या देखेंगे? क्वेश्चन भी साथ में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ प्रस्तुत होने वाला जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखो, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो बताओ बच्चों, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? ये हरित लवक में पाया जाता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है आपका पत्तियों में, और हरित लवक को पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों के अंदर जब ये हरित लवक होगा, हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल को और क्या कहते हैं? पर्णहरिम कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरिम। और हरित लवक को क्या कहते हैं? इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? क्लोरोफिल किस कोशिकांग का भाग है या पाया जाता है? तो ठीक है बच्चों, ये किस में है? हरित लवक का है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक गैस कौन सी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। तो अब देखने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? पादप किस प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं? पादप का मतलब हो गया पेड़ पौधे। पादप का मतलब पेड़ पौधे किस प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं? तो इसमें क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपनी वायु को शुद्ध करते हैं। किसको? वायु को शुद्ध करते हैं। किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप अपनी वायु को शुद्ध करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्प का उत्सर्जन का मतलब वाष्प का उत्सर्जन
मतलब किस में महत्व करता है, ठीक है बच्चों। तो वाष्प का महत्व क्या होता है, मतलब वाष्प सर्जन का महत्व क्या होता है, तो जल अधिक जल को त्यागने में, अधिक जल जो होगा उसको तो वायु के साथ उड़ा देगा, त्याग देगा। और ताप के नियमन में जो ताप अधिक होगा उसको नियमित रखेगा, एक नियम तक ही फैलने देगा ताप को। तो आप लोगों को इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है बच्चों। तो देखने वाले हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली प्रथम घटना क्या है। जो सर्वप्रथम होती है, पहली घटना क्या है प्रकाश संश्लेषण की, तो क्या होता है, जब प्रकाश आता है पत्ती पर प्रकाश पड़ता है बच्चों। तो जब पत्ती पर प्रकाश पड़ता है तो क्लोरोफिल क्या करती है, उसको अवशोषित कर लेती है। अवशोषित मतलब अंदर की ओर ग्रहण कर लेती है। तो उसको प्रकाश संश्लेषण को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, इसकी प्रथम घटना होती है। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली प्रथम घटना कौन सी है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन किससे निकलती है। जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है तो वो कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है, क्या ऑक्सीजन, सॉरी बच्चों, ऑक्सीजन नहीं, उधर जल से मतलब निकलती है। ऑक्सीजन मतलब कहाँ से निकलती है, किससे निकलती है बच्चों, जल से निकलती है ऑक्सीजन। जैसे ये H2O है, जल, जब सूर्य का प्रकाश होगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे मतलब अलग होना शुरू हो जाएगी, क्रिया क्या होगी, अलग होने, और इसी से क्या ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आएगा, कैसे अलग होती है। जैसे पत्ती है, अब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो इसी से क्या ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर करती है। अच्छा बताओ बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर करती है। तो प्रकाश की अवधि का मतलब है प्रकाश कितनी मात्रा में है। भाई प्रकाश बहुत कम होगा तो क्रिया हो नहीं सकती। अवधि का मतलब बहुत कम मात्रा किसकी, प्रकाश की। तो क्या होगा, प्रकाश की अवधि पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पर निर्भर करती है, तो प्रकाश की अवधि पर निर्भर करती है। रच्छी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, रच्छी कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं। रच्छी कोशिकाएं मतलब जो रंध्र में होती हैं ना, रंध्र के पत्तियों में होती हैं। तो रच्छी कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, रक्षा करने वाली कोशिकाएं। रच्छी कोशिकाएं मतलब पत्तियों में पाई जाती है। पत्तियों में जो ये मान लो पत्ती है, इसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ये क्या है, रंध्र के अंदर पाई जाती है। तो रंध्रों के अंदर क्या पाई जाती है, रच्छी कोशिकाएं। तो पहले अगर ऑप्शन जैसा होगा वैसा ही आपको सही करना है, ठीक है। अगर यदि पत्तियों में है तो पत्तियों में मारेंगे, यदि रंध्र है तो रंध्र मारेंगे, दोनों नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। अगर दोनों हो तो रंध्रों को मारना, ठीक है बच्चों। अगर पत्ती और रंध्र दोनों हो तो ऑप्शन रंध्र वाले की मारना, ठीक है बच्चों। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, अमीबा एक कैसा जीव है। अमीबा एक कैसा जीव है, आप बता सकते हैं अमीबा कैसा जीव है। तो अमीबा एक कोशिका जीव है। एक कोशिका का मतलब होता है कि जो एक कोशिका का बनो, कैसा, एक कोशिका का बनो, सिर्फ एक कोशिका का बनो, उसे एक कोशिका जीव कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 देखने वाले, ठीक है बच्चों। गैसों का विनिमय व वाष्पोत्सर्जन का कार्य क्या होता है। आप लोगों ने ये पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के कार्य क्या होते हैं, कौन करता है ये सब। तो विनिमय का मतलब होता है ग्रहण करना और बाहर निकालना, किसको, CO2 गैस को। क्या CO2 गैस को, क्यों, क्योंकि पौधे CO2 गैस ही ग्रहण करते हैं और O2 गैस को बाहर निकालते हैं, ठीक है बच्चों। और वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है वाष्प का उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है उड़ जाना, बाहर निकल के उड़ जाना, ठीक है बच्चों। तो वाष्प का उत्सर्जन, गैसों का विनिमय व वाष्पोत्सर्जन का कार्य कौन करता है, ये रंध्र करते हैं। कौन करते हैं बच्चों, रंध्र करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले, कौन सा बच्चों, 11वां क्वेश्चन देखने वाले। क्या कहता है, पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं। जो पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपको पता है, अभी हमने बताया है, उन्हें क्या कहते हैं। जो पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, रंध्र कहते हैं। रंध्र की परिभाषा क्या होती है, पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा,
छोटा सा, बिल्कुल छोटा, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसे ही क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है अपना 12वां क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, समानता हरे पेड़ पौधे कैसे होते हैं। समानता हरे पेड़ पौधे कैसे होते हैं। बच्चों आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई देने लगा होगा। ठीक है बच्चों, तो समानता हरे पेड़ पौधे कैसे होते हैं। समानता हरे पेड़ पौधे स्वपोषी नहीं होते। अब ये स्वपोषी क्या है? स्वपोषी का मतलब, स्व का मतलब स्वयं, पोषी का मतलब पोषण, जो अपना खाना स्वयं बनाकर खाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। अब इसी के विपरीत आता है परपोषी। क्या है? तो फिर परपोषी का मतलब होता है जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते अर्थात दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी आपको समझ में आया? स्वपोषी का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है? हरे पेड़ पौधे। स्वपोषी कौन है? हरे पेड़ पौधे। क्यों है? क्योंकि ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्वपोषी कहते हैं। तो आप लोगों को आशा करते हैं बच्चों समझ में आया होगा। यदि कुछ दिक्कत पड़ रही है आपको तो कमेंट कर दें, हम उसका वीडियो बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को यदि समझ में आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम ये देख लेते हैं हमको कल क्या पढ़ना है। तो कल हम पढ़ेंगे मानव में पाचन। मानव में पाचन मतलब मनुष्य में पाचन। ठीक है बच्चों, तो कल क्या पढ़ेंगे बच्चों? मानव में पाचन। ठीक है बच्चों, थैंक यू।